नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और विश्लेषण में। साथियों, बुराई के सामने मूक बने रहना बुराई में सहभागी बनने जैसा होता है। आज की वीडियो सिर्फ खबर नहीं है साथियों, बल्कि एक चुप्पी तोड़ने की कोशिश है। माफिया के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो भारत सरकार ने टेलीग्राम पर बैन लगाया है, आखिर क्यों लगाया है, इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। और नीट माफिया जो पेपर लीक कर रहा है, इसकी भी एक एक डिटेल में एक एक जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और इस पूरे नीट माफिया का पर्दाफाश करेंगे। सोचिए दोस्तों, आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बेटी 2 साल तक लगातार रात रात भर जग करके पढ़ाई करता है। वो नीट की तैयारी करता है और परीक्षा के सिर्फ कुछ दिन बाद पता चलता है कि पूरा पेपर लीक हो गया। तो साथियों, आपके भाई और आपके बच्चे और आपके बहन का क्या होता है? उसका मेहनत बर्बाद हो जाता है, उसका सपना अधूरा हो जाता है और पूरा जो मेहनत है उसका पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। और जब सरकार ने इसी जड़ को खोदी तो सच्चाई सामने आई, तो वो सबको हिलाकर रख दिया, पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा ऐप जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं, उसी ऐप को सरकार ने पूरे देश में बैन कर दिया और उसका नाम है टेलीग्राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक एक मुद्दे को बारीकी से गहराई से समझेंगे। पेपर लीक कैसे होता है, टेलीग्राम इसमें क्या रोल है, टेलीग्राम किस तरीके से पेपर लीक करवाता है और कि इसमें माफियागिरी चल रही है। यह ऐप अंदर से कैसे काम करता है, टेलीग्राम माफिया का कारोबार कितना बड़ा है और सरकार ने आखिर क्या क्या कदम उठाए हैं इस पेपर लीक के बाद। आखिर सरकार ने इन गलतियों से क्या क्या सीखा है। वीडियो थोड़ी लंबी है दोस्तों, मगर हर मिनट जानकारी से भरी हुई है, तो साथियों अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक एक जानकारी, एक एक चीजें आपको पता चल पाएगी। क्योंकि दोस्तों, नीट पेपर से जुड़ी हम कि पिछले कई वीडियो में इस मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं और एक एक डिटेल, एक एक अपडेट आपके साथ साझा करते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको नए नए अपडेट्स, इस तरीके की जानकारी आपको मिलते रहते हैं। तो प्लीज दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप कहां से हैं और क्या इस सरकार के कदम से आपकी क्या राय है। इस पर आप अपनी राय जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि नीट 2026 का ये पूरा घटनाक्रम आखिर क्या क्या हुआ था और इसके बाद से कि सरकार किस तरीके से एक्शन लेती है। पहले इसके जड़ और इसके घटनाक्रम को समझते हैं। दोस्तों, शिक्षा वह नींव है जिस पर राष्ट्र का भवन खड़ा होता है। नींव हिलने का असर पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। सबसे पहले समझिए कि यह कहानी कहां से शुरू हुई। 3 मई 2026 को नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। यह देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसमें हर साल करोड़ों छात्र हिस्सा लेते हैं। मगर परीक्षा के कुछ ही दिनों के बाद एक गेस पेपर राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो गया, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करीब 120 सवाल हैरान करने वाले ढंग से असली पेपर से पूरी तरीके से मैच कर रहे थे। पूरे देश में हड़कंप मच गया साथियों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने क्या किया, इस पूरी परीक्षा को, जो परीक्षा हुई थी, उसे रद्द करनी पड़ी और 21 जून को 2026 को दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया। जो आज नीट की परीक्षा हुई है 21 तारीख को, तब जब पेपर लीक हुआ था तो एनटीए ने उस परीक्षा को रद्द करके आज के डेट यानी 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान करना पड़ा। अब साथियों, यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, यह कोई पहली घटना नहीं थी। 2024 में भी ऐसा एक बड़ा घोटाला हो चुका था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक सख्त टिप्पणियां कर चुका था। सीबीआई की जांच में पता चला था कि वह नेटवर्क परीक्षा में पूरे 5 महीने पहले ही तैयारी में जुट गया था। उस मामले में 46 लोग गिरफ्तार हुए, 45 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है साथियों कि 44 आरोपी आज भी जमानत पर बाहर हैं। जो उस वक्त पकड़े गए थे, वो सभी के सभी आरोपी कि 44 लोग आज जमानत पर बाहर निकल आए हैं। सिर्फ एक शख्स को अब तक राहत नहीं मिली है। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है साथियों कि कई आरोपी जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से एजुकेशन और करियर काउंसलिंग के बिजनेस में पूरी तरीके से एक्टिव पाए गए हैं। तो 2026 का यह कांड किसी नई बीमारी का लक्षण नहीं था दोस्तों, यह वही पुराना कि घाव था
जो भर ही नहीं रहा था। और जब 21 जून को री एग्जाम का दिन आया तो 22 लाख छात्र 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी शहरों के 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र पर एक साथ बैठे। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक, विशाल और बेहद संवेदनशील एक ऑपरेशन था। आज की लड़ाइयां साथियों गोलियों से नहीं बल्कि व्यवस्था की साख की है, और लाखों छात्र के विचार, उनके सपने किसी माफिया की गोली से मरने नहीं चाहिए। ये देश की सबसे बड़ी सुरक्षा का सवाल है साथियों। अब साथियों आपको समझाते हैं कि पेपर लीक आखिर होता कैसे है। ये जो पूरा पेपर लीक हो रहा है, आखिर इसकी पूरी चेन कैसे है। अब इसकी पूरी चेन को समझाते हैं कि किस तरीके से ये माफिया जो है कि पेपर लीक करवाते हैं। दोस्तों सबसे जरूरी सवाल, आखिर पेपर लीक होता कैसे है। यह कोई एक तरीका नहीं है साथियों, बल्कि 4 अलग अलग रास्तों से होता है, और हर रास्ता अपने आप में डरावना है। पहला रास्ता है स्ट्रॉन्ग रूम में सेंध लगाना। 2024 के हजारीबाग कांड में सामने आया था कि गिरोह के सदस्य स्कूलों या बैंकों के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंच जाते थे और बॉक्स की सील से बेहद सफाई से छेड़छाड़ करते थे और पेपर की फोटो खींच लेते थे और फिर उसे दोबारा इतनी सफाई से बंद कर देते थे कि किसी अधिकारी को शौक भी नहीं लग पाता था। पूरी तरीके से वो मतलब इतनी गहराई से, इतनी सफाई से वो चोरी करते थे कि किसी भी अधिकारी को भनक तक नहीं लगती थी। और दूसरा रास्ता है साथियों जो है कि पेपर लीक करवाने का, प्रिंटिंग प्रेस से लीक होना। यह सबसे खतरनाक कड़ी है साथियों, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ नकल नहीं है, यह एक पूरा संगठित कारोबार है जिसमें प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के एग्जामिनेशन बोर्ड तक के लोग शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा रास्ता है डिजिटल चालबाजी, जिसे गेस पेपर थ्योरी कहा जाता है। गिरोह 400 से 500 सवालों का एक भारी भरकम सेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल कर देता है। उसमें से सिर्फ 100 से ज्यादा सवाल असली पेपर से हूबहू मिलते हैं, मगर इतना मिलान ही पूरे देश को यकीन दिला देता है कि पूरा पेपर लीक हो गया। सोचिए दोस्तों, पूरा सेट फेक होने के बावजूद भी सिर्फ आंशिक मिलान से ही इतना बड़ा भ्रम फैल जाता है। और चौथा जो रास्ता है वो बेहद संवेदनशील है साथियों। चौथा रास्ता है सेफ हाउस ऑपरेशंस। अभ्यर्थियों को जो है कि परीक्षा से एक रात पहले ही एक गुप्त ठिकानों पर ले जाया जाता है और वहां मोबाइल फोन जमा करवा लिए जाते हैं। रात भर लीक हुए पेपर के जवाब रटवाए जाते हैं और परीक्षा शुरू होने से पहले उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। और पकड़े जाने से बचने के लिए ये गिरोह बायोमेट्रिक चकमा देने के लिए स्किन फिल्म यानी दूसरे की उंगलियों के निशान इस्तेमाल करते हैं। कानों में इतना छोटा ब्लूटूथ डिवाइस लगाते हैं जो दिखता ही नहीं है। पैसों की ट्रेल छुपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी या नगद पेमेंट का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके कारोबार की साइज की। थोड़ा सा इसके कारोबार की जो साइज देखेंगे तो आपके तो मतलब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपका दिमाग पूरी तरीके से खुल जाएगा इसके कारोबार को देख करके। इसका टर्नओवर कितना बड़ा है, कितना बड़ा इसमें जो है कि पैसा लोग कमाते हैं। अब जरा इसके जो है कि कारोबार को समझिए, ये कितना बड़ा कारोबार है भारत में साथियों। और यह आंकड़े भी आपको चौंका देने वाले हैं। नीट जैसी बड़ी परीक्षा में एक सीट का सौदा 30 से 60 लाख रुपए के बीच होता है, और अगर ये गिरोह सिर्फ 100 छात्रों को टारगेट करे तो उनका टर्नओवर 50 करोड़ ऊपर से पार चला जाता है। और इसी पैसे का इस्तेमाल सिस्टम की भ्रष्ट अधिकारियों को खरीदने में होता है। शिक्षा वह नहीं है साथियों जो आप स्कूल में सीखते हैं, बल्कि वह है जो बाकी सब भूल जाने के बाद भी आपके अंदर रह जाती है। असली शिक्षा का मूल्य पैसों से नहीं मापा जा सकता साथियों, मगर माफिया उसे आज बेच रहा है, पैसों से बेच रहा है। पैसों से जो है कि पेपर खरीद करके बच्चों को पढ़ा करके, और जब ये डॉक्टर बाहर आएंगे तो किसका इलाज करेंगे दोस्तों, ये किसका इलाज करेंगे? आप खुद सोच करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये जो नकल करके पास होकर के ये जो सभी डॉक्टर बनेंगे आगे जाकर के, ये आपका और हमारा इलाज करेंगे, और कैसा इलाज करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। आप जो है कि खुद समझदार हैं, और अपनी समझदारी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये लोग किस तरीके से माफियागिरी कर रहे हैं और इनके साथ क्या होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जरा सोचिए, पिछले 24 साल में भारत में 45 परीक्षा घोटाले हो चुके हैं, मगर सिर्फ एक मामले में किसी को असली सजा नहीं मिली है। यानी जोखिम लगभग 0 और मुनाफा करोड़ों में।
और यही असंतुलन इस गंदे कारोबार को बार बार जिंदा रखता है। और यह किसी एक राज्य की कहानी नहीं है। सीबीआई जांच में सामने आया है कि नीट लीक जो है कि नेटवर्क राजस्थान से सीकर से लेकर के बिहार तक फैला हुआ था, जिसमें कोचिंग माफिया, करोड़ों के सौदे और हॉस्टल नेटवर्क सब आपस में जुड़े हुए थे। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कि जब जो शिक्षा माफिया है, जो कोचिंग माफिया है, ये पूरी तरीके से इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और वो पैसे एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। और आजकल तो भारत में आप देख रहे होंगे कि कोचिंग का कारोबार कितना बड़ा है। इस पर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, कोचिंग माफिया के खिलाफ जो है कि एक वीडियो हमने उस पर बनाया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा है और कहानी भी और एक एक जानकारी भी आपसे शेयर करना है, एक एक अपडेट्स आपको बताना है, तो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे साथियों, आप अपने आस पड़ोस देख सकते हैं, स्कूल जाने वाले कम बच्चे आपको मिलेंगे, लेकिन कोचिंग जाने वाले हर एक बच्चा आपको मिल जाएगा। और माफिया भी इसी सपने का सौदागरी करते हैं, लाखों छात्रों के असली सपनों को करोड़ों के काले कारोबार में बदल देते हैं। दोस्तों, अब इसमें सबसे जो है कि जो ये माफिया चल रहा है नीट पेपर लीक का, शिक्षा व्यवस्था का, इसमें सबसे बड़ा रोल देखने को मिला है टेलीग्राम। क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने टेलीग्राम पर जिस तरीके से बैन लगाया है, उससे ये साफ पता चलता है कि इस पूरे नीट पेपर लीक मामला जो है टेलीग्राम पर तेजी से फैल रहा था। अब जरा आपको ये समझा देते हैं कि टेलीग्राम के जरिए किस तरीके से पेपर लीक होता था। पूरा मोड्स ऑपरेटिंग जो है कि पूरा आपको समझाएंगे, पूरा ये सिस्टम कैसे काम करता है, टेलीग्राम क्या है और ये सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है और भारत में टेलीग्राम को क्यों बैन कर दिया है, पूरा आपको बताएंगे। अब टेलीग्राम के बारे में समझिए किस तरीके से ये पेपर लीक करता था। अब आते हैं इसी कहानी के सबसे चालाक हिस्से पर साथियों, टेलीग्राम। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यह सबसे शातिर तरीका है जालसाज का। जालसाज सबसे पहले टेलीग्राम पर एक पब्लिक चैनल बनाते हैं और उसे एक डिस्कशन ग्रुप से जोड़ देते हैं। टेलीग्राम का नियम यह है साथियों कि मुख्य चैनल पर कोई डॉक्यूमेंट डालने पर वो ऑटोमेटिकली जुड़े हुए डिस्कशन ग्रुप में शेयर हो जाती है। अब दोस्तों, ये पूरा शेयर होने के बाद अब परीक्षा से 2-3 दिन पहले एडमिन मुख्य चैनल पर एक खाली या डमी पीडीएफ फाइल अपलोड कर देता है। मान लीजिए 18 जून सुबह 10 बजे टेलीग्राम उस पोस्ट पर उस वक्त का असली टाइम जो है कि स्टैंप लगा देता है और फिर असली खेल यहीं से शुरू हो जाता है। परीक्षा खत्म होने के बाद जब असली पेपर बाजार में आ जाता है तो वही एडमिन उस पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें असली प्रश्न पत्र अपलोड कर देता है। टेलीग्राम की तकनीक खामी की वजह से यह एडमिटेड मैसेज जो है कि ऐसा दिखता है जैसे परीक्षा से पहले ही पोस्ट किया गया हो। टाइम स्टैम्प्स असली था, सिर्फ कंटेंट बदल दिया गया और यही सबूत बनकर वायरल हो जाता था। मतलब साथियों कि पहले इस मैसेज को ड्राफ्ट में सेट कर दिया जाता था, ऐसे समझिए कि ड्राफ्ट में सेव कर दिया जाता था उसी टाइम पर, और जैसे ही पेपर खत्म होता था उस पेपर को जो है कि फिर से टेलीग्राम पर रिलीज कर दिया जाता है। तो ऐसा दिखेगा कि सुबह का, जैसे मान लीजिए सुबह में मैसेज किए और आपके पास मैसेज पहुंचा शाम को 6 बजे, ठीक है, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि ये 6 बजे आया है, लेकिन उसमें जो टाइमिंग दिखाता था टेलीग्राम पर वो सुबह का ही दिखाता था। और इसी वजह से पूरा जो है कि ये जो नीट पेपर जो लीक है जब बाहर फैलता था तो पूरी तरीके से इस पर हड़कंप मच जाता था और ऐसे पता चलता था कि पेपर लीक हो गया है। दोस्तों, आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए और सभी लोगों को कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हैं, मगर सभी को हमेशा के लिए धोखा नहीं दे सकते। मैसेज एडिटिंग ट्रिक और फर्जी लीक सबूत के झांसे को बेनकाब करते वक्त सच आखिर सामने आ ही जाता है, जैसे यह माफिया अब पकड़ा जा रहा है। और इसी वजह से साथियों टेलीग्राम पर बैन किया गया और जो उसमें एडिट वाला जो ऑप्शन था उसको जो है कि बंद करने का सरकार प्रयास किया। एडिट आपने अक्सर न्यूज में देख रहे होंगे कि एडिट वाले ऑप्शन को, एडिटिंग वाला जो मैसेज एडिटिंग जो ट्रिक है उसको सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। दोस्तों सोचिए साथियों ये किस तरीके से माफियागिरी चल रही थी और इसकी मिसाल देखिए, जयपुर के सुमेर सिंह और कोटा के आकाश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों मिलकर के 8 टेलीग्राम चैनल बनाए हुए थे। ये जो जयपुर के सुमेर सिंह थे और कोटा के आकाश मीणा, ये 8 चैनल टेलीग्राम पर बनाकर चला रहे थे, जिन पर नकली सब्सक्राइबर बढ़ाए गए थे और नीट उम्मीदवारों से लीक पेपर देने के नाम पर 49,999 तक ये रकम वसूल करते थे।
दोनों ने मिल करके अलग अलग बैंक खातों के जरिए जो है कि 1.5 करोड़ का गबन किया था। मगर भीलवाड़ा का मामला तो और भी चौंकाने वाला है। 19 साल का आकाश चौधरी जो खुद जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसे जो है कि उसने क्या किया कि पेपर माफिया नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया। और सच तो यह है कि उसके पास असली पेपर था ही नहीं। उसने घर में रखी एक सामान्य नीट गाइड बुक के प्रश्नों को स्कैन किया और एडिटिंग ऐप से उन्हें असली लीक पेपर जैसा दिखा दिया और हर फर्जी पेपर के बदले 4,000 वसूल रहा था। पैसे वो क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन से लेता था, जिससे डिजिटल ट्रैकिंग मुश्किल हो जाए। साथियों, पहचान छुपाने के लिए उसने अमेरिकी सर्वर आधारित वीपीएन प्रॉक्सी नेटवर्क इस्तेमाल किया था, मगर फिर भी पुलिस ने एसमैक पोर्टल और डीएसटी इनपुट की मदद से उसे पूरी तरीके से पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बड़े गिरोह जो हैं वो और भी संगठित होते हैं। कुछ लीक ग्रुप्स में 50,000 से ज्यादा सदस्य थे और इनके एडमिन विदेश में बैठे होते थे, जिससे पकड़ना मुश्किल हो जाता था। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक टेलीग्राम का इंक्रिप्शन और सीक्रेट चैट फीचर्स इस काम को बेहद आसान बना देता था। एक एक्सपर्ट ने बहुत सटीक बात की थी साथियों कि यह सिर्फ एक तुरंत दिया गया रिएक्शन है। टेलीग्राम बैन करने से पेपर लीक करने वाले गिरोह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमें पेपर बनाने, छापने और उसे बांटने के हर स्तर को सुरक्षा से मजबूत करना होगा। यानी टेलीग्राम सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, असली बीमारी एग्जाम सिस्टम के अंदर लीक थी। जैसा कि दोस्तों आप हमेशा देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से भारत में ये पेपर लीक के मामले लगातार आप सुन रहे होंगे, लेकिन इस बार सरकार जो है कि री एग्जाम जब करवा रही है तो सरकार बेहद सख्ती के साथ री एग्जाम करवाई और बेहद कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे। अब दोस्तों आपको समझाते हैं कि ये टेलीग्राम काम कैसे करता है। इसकी पूरी तकनीक और बनावट को समझिए कि ये आखिर ये इतना जो है कि फेवरेट टूल क्यों बना हुआ है माफियाओं के लिए, क्यों बन गया है इस माफिया के लिए फेवरेट टूल। अभी आपको पूरा डिटेल में जब बताएंगे, एक एक तकनीक, एक एक इसके टेक्नोलॉजी, चैनल, ग्रुप्स और जो है कि बोर्ड्स, तो आप बेहद चौंक जाएंगे साथियों। क्योंकि दोस्तों इसके माफिया क्या करते थे, इस तकनीक की बनावट के 3 जो मुख्य हिस्से में बटी हुई है, इस जो टेक्नोलॉजी है टेलीग्राम की, ये 3 हिस्सों में बटी हुई है, चैनल्स, ग्रुप्स और बोर्ड्स। चैनल में सिर्फ एडमिन पोस्ट करता है, बाकी सब सिर्फ पढ़ सकते हैं। यह वन वे ब्रॉडकास्ट होता है, सब्सक्राइबर की कोई लिमिट नहीं। ग्रुप्स में सभी मेंबर बात कर सकते हैं और एक ग्रुप में 2 लाख तक मेंबर जोड़े जा सकते हैं साथियों। 2 लाख इसमें मेंबर जोड़े जा सकते हैं टेलीग्राम में। इतना बड़ा इसका जो है कि स्टोरेज है, यानी एक झटके में लाखों लोगों तक कंटेंट जो है कि पहुंच जाता था। और बोट्स ऑटोमेटेड अकाउंट्स होते हैं जो पैसे लेकर के फाइल भेजने जैसा काम बिना किसी इंसानी दखल के खुद ब खुद कर देते हैं। अब सबसे बड़ा तकनीकी फर्क, टेलीग्राम क्लाउड बेस्ड है, व्हाट्सएप के उलट है ये पूरा। इसके मैसेज और फाइलें डिवाइस पर नहीं बल्कि टेलीग्राम के अपने सर्वर पर सेव होती है। इसी वजह से बड़ी साइज की फाइलें, पीडीएफ, स्कैन किए पेपर बिना किसी साइज लिमिटेशन के ये शेयर हो जाती है और कोई भी पुराना मैसेज कभी भी एडिट या फिर से एक्सेस किया जा सकता है। यही वो फीचर्स है जिसका दुरुपयोग करके जालसाज एग्जाम के बाद पूरा मैसेज एडिट करके दावा करते थे कि पेपर लीक हो गया था। इसके अलावा साथियों इसमें एक फीचर्स है एनोनिमिटी। यही पहचान छुपाने की सहूलियत है। अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर जरूरी है, लेकिन यूजर नेम सिस्टम की वजह से आपका नंबर किसी को नहीं दिखता। कोई भी अपना असली नाम, नंबर और लोकेशन पूरी तरह छुपा करके सिर्फ यूजर नेम से ऑपरेट कर सकता है। यानी कि साथियों सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैसेज और सीक्रेट चैट्स सबूत मिटाने में मदद करते हैं। और सबसे आखिर में इंक्रिप्शन का पेज। साथियों टेलीग्राम 2 तरह के चैट होते हैं टेलीग्राम में। क्लाउड चैट्स जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होती, टेलीग्राम के सर्वर पर डिक्रिप्टेड फॉर्म में मौजूद रहती है, यानी टेक्निकली कंपनी इन्हें देख सकती है। और सीक्रेट चैट्स जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, जिन्हें टेलीग्राम भी नहीं पढ़ सकता है। दिक्कत यह है कि पेपर लीक वाले ज्यादातर चैनल्स और ग्रुप क्लाउड्स चैट्स वाली कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें थ्योरी में जो है कि टेलीग्राम मॉनिटर कर सकता है, लेकिन कंपनी सिर्फ रिपोर्ट किए गए कंटेंट पर ही एक्शन लेती है।
खुद ढूंढ करके एक्शन नहीं लेती है और अंत में टेलीग्राम के सर्वर अलग अलग देशों में बटे हैं और कंपनी का जो है कि मुख्यालय जो है वो दुबई में है। इसलिए भारतीय एजेंसियों के किसी अकाउंट की असली पहचान ट्रेस करने के लिए लीगल प्रोसेस के जरिए कंपनी से डेटा मांगना पड़ता है, जो अस्थायी ऐप्स के मुकाबले काफी धीमा प्रोसेस है और यही ढीलापन जालसाजों को बेचने का मौका देती थी, माफियाओं को ये पूरा सिस्टम काम करने का मौका दे देती थी। और इसी का फायदा उठा करके जो पेपर लीक माफिया है, कोचिंग माफिया है, इसको पूरा तरीके से इसका फायदा उठा करके करोड़ों रुपए तक कमाते थे और इसी टेलीग्राम के जरिए पूरे देश भर के युवाओं से वो पैसा वसूली करते थे। और जब हो जाता था नीट का पेपर, तो फिर से ये पेपर लीक की घटना कर देते थे ताकि ये दोबारा फिर से कमा सकें इसी के नाम पर और पूरे भारत में जो है कि इस मुद्दे को गरमा सकें। दोस्तों अब समझिए यह बैन इतना बड़ा फैसला क्यों था, क्योंकि टेलीग्राम पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया और ये फैसला छोटा नहीं था साथियों। इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के इस फैसले को सही ठहराया था। अब समझिए यह बैन इतना बड़ा फैसला क्यों था, क्योंकि टेलीग्राम का स्केल अकल्पनीय है। दुनिया भर में टेलीग्राम के करीब 1 अरब मंथली एक्टिव यूजर हैं और 500 मिलियन डेली एक्टिव यूजर हैं। 2013 में लॉन्च होने के बाद 2023 में ही यह 800 मिलियन एक्टिव यूजर तक पहुंच गया था। साथियों जो इसका यूजर बेस है सबसे ज्यादा, वो एशिया सबसे आगे है। इसकी 38% हिस्सेदारी है साथियों एशिया की। फिर यूरोप है, लैटिन अमेरिका है और मिडिल ईस्ट जो है कि नॉर्थ अफ्रीका है। दिलचस्प बात यह है साथियों कि टेलीग्राम खास तौर पर उन देशों में लोकप्रिय है जहां सेंसरशिप और सर्विलांस की चिंता रहती है, जैसा कि रूस, ईरान और उज्बेकिस्तान में। और भारत टेलीग्राम का सबसे बड़ा मार्केट है। वैसे तो भारत आज पूरी दुनिया में हर चीज के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर यूजर बहुत ज्यादा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा वाला आबादी देश है और इसीलिए पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है और टेलीग्राम की नजर भी भारत पर है, क्योंकि भारत टेलीग्राम का सबसे बड़ा मार्केट है। इसके कुल यूजर बेस का 20% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ भारत से आता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के आंकड़े अलग अलग हैं, कोई 10 करोड़ बताती है, कोई 24 करोड़ से ज्यादा दावा करती है, मगर सबकी सोर्स इस बात पर एकमत है कि भारत नंबर 1 मार्केट है। भारत का लगभग 45% आबादी नियमित रूप से टेलीग्राम इस्तेमाल करती है और 2025 में डाउनलोड के मामले में भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा ये मार्केट रहा। डाउनलोड के मामले में भी दुनिया में सबसे बड़ा भारत था। यही वो आंकड़ा है जिसे टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव ने अपने बचाव में इस्तेमाल किया कि 15 करोड़ से ज्यादा सामान्य, निर्दोष और भारतीय यूजर को सजा मिल रही है, जबकि गलती चंद चैनलों की थी। और यही वजह है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पूरे ऐप पर बैन लगाना एक जो है कि सॉल्यूशन नहीं है, जबकि असली समस्या सिर्फ कुछ हजार चैनल्स और ग्रुप्स तक सीमित थी। साथियों जब खुशी का एक दरवाजा बंद होता है ना, तो दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है, मगर अक्सर बंद दरवाजे को इतनी देर से देखते रहते हैं कि खुले दरवाजे को भी देख ही नहीं पाते। और अस्थायी बैन से जो परेशानी हुई है, उसके बावजूद नया सुरक्षित डिजिटल भविष्य भी इसी मुश्किल वक्त से निकल कर आ सकता है। और ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि भारत भी इस क्षेत्र में काम करे, टेलीग्राम जैसा कोई एप्स बनाए, ताकि भारत के स्टूडेंट और भारत के जो माफिया हैं जो है कि इसको यूज न कर पाए और भारत के स्टूडेंट्स के लिए ये काफी यूजफुल रहे। अब दोस्तों आपको समझाते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार ने नीट का री एग्जाम के लिए नई सुरक्षाएं और किस तरीके से नई व्यवस्था लागू की कि ये जो नीट का पेपर है शाम तक पूरा अच्छे तरीके से हुआ, कोई मतलब दिक्कत नहीं हुआ। और एक एक डिटेल में बताएंगे कि इसकी सुरक्षा और कैसे सुरक्षित की गई और किस तरीके से सरकार बड़ी बड़ी एक्शन ली। अब समझिए कि 21 जून के जो आज के जो री एग्जाम के लिए सरकार ने क्या क्या नई व्यवस्थाएं लागू की, जिसकी वजह से जो है कि बच्चे री एग्जाम कर पाए। और आज का ये अपडेट भी आप जान लीजिए कि और आज का जो जितना भी अपडेट्स है, जितनी भी जानकारी है, अब इसमें आपको समझा देते हैं कि आज का अपडेट क्या है। दोस्तों यह स्केल वाकई अभूतपूर्व है। आज देश भर के करीब 22 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए और भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों के कुल 5000 से अधिक जो है कि परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिन्हें चलाने के लिए 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी, 674 सीटी जो है कि कोऑर्डिनेटर और 6669 जो कि ऑब्जर्वर तैनात किए गए। सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बात तो ये रही, पहली बार भारतीय वायुसेना के विमानों का इसमें इस्तेमाल किया गया था नीट परीक्षा में। प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए भारतीय जो है कि वायुसेना का इस्तेमाल किया गया था।
ये पूरी भारत इस फैसले से भारत सरकार के चौंक गई कि अब नीट पेपर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना का मदद लेना पड़ रहा है। सोचिए, भारतीय सेना जो सीमा के बाहर माफियाओं को रोकते हैं, जो है कि आतंकवादियों को रोकते हैं, अब भारत की सेना, अब जो भारत के अंदर जो माफिया है, जो आतंकवाद है, अब उसको बचाने के लिए वायुसेना किस तरीके से जो है कि स्टूडेंट को सुरक्षा मुहैया करा रही है। अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे हब से 551 शहरों तक पेपर पहुंचाने की कमान वायुसेना, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और राज्य पुलिस की सौंपी गई थी। पेपर ले जाने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग की गई और पुलिस एक्सकॉर्ट भी मुहैया कराया गया। परीक्षा से एक दिन पहले ही देशव्यापी मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस, जिला प्रशासन, परीक्षा केंद्रों की टीमों ने सेंटर्स पर बारीकियों से निरीक्षण किया और हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे से लाइव मॉनिटरिंग एक जो है कि सैटेलाइट कंट्रोल रूम से की जा रही थी। और इस बार फुटेज विश्लेषण के लिए एआई निगरानी तकनीकी का भी इस्तेमाल हुआ। पहचान की गड़बड़ी रोकने के लिए आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रणाली लागू की गई। गोपनीय सामग्री की सुरक्षा के लिए 1500 बैंक शाखाओं में अधिकारी तैनात किए गए और देश भर में 700 ओएमआर कलेक्शन सेंटर बनाए गए। मगर एक्सपर्ट की एक बहुत बड़ी चेतावनी ये भी है जो आपको याद रखना चाहिए। मेंटल डिटेक्टर और कड़ी तलाशी जैसी व्यवस्थाएं सेंटर के भीतर की धांधली रोक लेगी। मगर एनटीए के लिए असली परीक्षा यह है कि प्रश्न पत्र एग्जाम शुरू होने से पहले कैसे सुरक्षित रखे जाएं। यानी कि सारी सुरक्षा चाहे कितनी भी सख्त हो, सबसे कमजोर कड़ी अब भी लीक होने से पहले वही पुराना सवाल है। दोस्तों, हर राष्ट्र अपनी गलतियों से सीखता है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर खड़ा होता है। और आज भारत के वायुसेना से लेकर के एआई तकनीक तक हर मोर्चे पर अपने छात्रों के भविष्य की रक्षा कर रहा है और यही असली राष्ट्र निर्माण है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों आप कमेंट में ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या 2027 तक भारत पूरी तरह पेपर लीक मुक्त व्यवस्था बना पाएगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हर बड़ी खबर की गहराई से पड़ताल करेंगे, बिना किसी डर के और बिना किसी पक्षपात के। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट विश्लेषण में, तब तक अपना ख्याल रखेगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।